अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। भूल भुलैया नाज़रीन किराम, ये लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसका अमली मुज़ाहरा आज टीम मुजरिम कौन आपके सामने रखने जा रही है। ऐसा पेचीदा केस जो मुजरिम कौन की तारीख में आज तक नहीं रखा गया। फैसलाबाद के थाना लुंडियावाला के इलाके में कत्ल की एक वारदात होती है और वारदात भी ऐन खुशी के दिन, ईद उल फितर के दिन सगा भाई अपने भाई को गोली मारकर कत्ल कर देता है। सफ़े मातम बिछता है, गांव में हैरानी और परेशानी की फ़िज़ा कायम होती है। एक भाई दूसरे को कत्ल करके फ़रार हो गया। यहाँ पे पुलिस एक्शन में आती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, मुलजिम की तलाश शुरू की जाती है। दौरान तफ्तीश और दौरान तलाश क्या क्या होशरुबा इंकशाफात पुलिस के सामने आए, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। थाना लुंडियावाला का ये केस टीम मुजरिम कौन का अब तक तारीख का सबसे पेचीदा केस है। पुलिस तो खैर परेशान हुई, लेकिन टीम मुजरिम कौन 2 दिन तक सिर्फ इस केस को समझने में मसरूफ़ रही कि आखिर माजरा है क्या, आखिर ये केस शुरू कहाँ से होता है और इख्तिताम पजीर कहाँ पे होगा। एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 7 से 8 कत्ल के केसेस पे जाके रुकती है। कौन है ये कातिल, कैसे कत्ल किए गए, कहाँ कहाँ क्या क्या वारदात हुई, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन अक्सर आपके लिए ऐसे केसेस ला के आती है जो बहुत ही उलझे हुए होते हैं, लेकिन शायद अब तक का मुजरिम कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आज का प्रोग्राम है, जिसमें ये समझ नहीं आ रही कि इस डोर का सिरा कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पे मुबारकबाद है, शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को, जिसके होनहार अफसरान ने ये उलझा हुआ केस खूबसूरती से जो है उसको सॉर्ट आउट किया है, सॉल्व किया है कि बेख्तियार वेरी गुड फैसलाबाद पुलिस निकल आता है। मैं इस वक्त थाना लुंडियावाला में मौजूद हूँ। इंस्पेक्टर नासिर भट्ट साहब, नासिर याकूब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं थाना लुंडियावाला के। उनसे जानते हैं कि क्या ये सिलसिला है, परत दर परत अनफोल्ड हुआ लामुतनाही कत्लो गारत का ये सिलसिला है। शायद ऐसा लगता है कि जैसे एक ख़ानदान अपने विरसे में, अपने DNA में लिखवा के आया है कि इस घर के हर फर्द पे कत्ल फ़र्ज़ कर दिया गया है। एक कातिल, दूसरा कातिल, मकतूल भी कातिल। ये ऐसा उलझा हुआ सिलसिला है नाज़रीन किराम कि जिसको समझने में बहुत वक्त लगा। टीम मुजरिम कौन पुलिस अफसर्स के साथ बैठी, बहुत उलझा देने वाली स्टोरी है। इसको अनफोल्ड करते हैं नासिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आप आए, आपने पोजीशन संभालते ही केस की सेंसिटिविटी को देखा और फिर इसका एक सिरा ढूंढ लिया। और फिर कैसे, सबसे पहले तो इस केस पे बात करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं खून सफ़ेद हो गया, भाई भाई के खून का प्यासा है, भाई भाई को कत्ल करने से गुरेज नहीं कर रहा। ये क्या मामला है, कैसे ये वाक़या हुआ, पुलिस के जो है वो इल्म में कैसे वारदात आई और फिर ट्रेस आउट कैसे किया गया। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मेरा तकरीबन आज से एक माह पहले मेरा इधर ट्रांसफ़र हुआ था और ये बड़ा हार्ड कोर इशू था, क्योंकि ये ईद वाले दिन सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल किया था और तब मैं सिटी जड़ावाला पोस्टेड था और मेरे नॉलेज में आई है। तो जब मैं यहाँ पोस्ट हुआ हूँ तो ये इसको मैंने टेकअप किया कि ये जो कातिल है ये चूँकि सगा भाई था और जब हम मुलादा मौका किया, दोबारा रिविज़िट किया जाके इस मौके को, लोगों से हालात वाक़यात इसके पूछे तो कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी अजीब सी सामने आई कि ये जो औरत थी इसमें फरजाना बीवी जो है, ये पहले जो अभी कातिल है ये शाहिद नाम का लड़का था जिसने सगे भाई को अमजद को कत्ल किया था, और मकतूल जो है वो अपने भाई के तीसरे भाई के कत्ल में फैसलाबाद थाना मिलत टाउन में वो वहाँ से चलान हुआ था और अभी इसी ने उसकी बयानशान दिलवा के तो उसको जेल से रिहाई करवाई। लेकिन जब ये वापस आए तो इसकी बीवी जो है, जो वहाँ पे भी मुलज़मा थी, अब वो उसकी गैर मौजूदगी में इसको शक था जो अमजद है, जो मकतूल है अभी, कि मेरा भाई जो है ना उसके साथ उसके कुछ मामला ठीक नहीं है। उसी शक की बिना पे इनकी 2-3 दफ़ा आपस में पहले भी झगड़ा वगैरह हुआ और ईद वाले दिन भी यही इशू हुआ। इसने इसी शक पे कि ये मुझे कत्ल ना कर दे, इसने उसको बजरिया फायर ना ईद वाले दिन मार दिया।
चूँकि ये रिकॉर्ड इसका चेक किया तो ये पहले डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में हाउस रॉबरीज और 395 और 392 के मुकदमात में जेल गया हुआ था। काफ़ी मुकदमात थे इसके ऊपर, जिसमें ये 3 साल तकरीबन पहले जेल रहा है। तो इसके जो हमराई मुलजमान थे उससे फिर इसका एक्टिव नंबर हमने लेके तो टेक्निकल जो ज़राए हैं उनको हमने यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ करने के बाद इसके पास अभी जो नंबर्स चल रहे थे उन पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। और ये कुछ दिन पहले जो है ना, इसको हमारी टीम ने, चूँकि अफसरान बाला की बड़ी वाज़ेह हदायत थी इसके बारे में, हमारे एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहब ऑपरेशन और जनाब सीपीओ साहब ने रिकमेंड किया हुआ था, तो इसको हमने फिर अरेस्ट कर लिया है। अभी इसकी इंटेरोगेशन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। नासिर भाई बताइएगा कि ईद वाले दिन एक शख्स के मर्डर की जब कॉल आती है, पुलिस जो है वो इस पर रिस्पॉन्ड करती है, क्या उस वक्त ये सारे हक़ाइक़ मद्देनज़र थी जी जब आपने इसको टेकअप किया तो फिर ये मरहलावार जो है ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई? जी, इसी तरह है कि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो तो तब तफ्तीशी जो है इसको ये पता चल गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाद में जब हमने टेकअप करने के बाद इस पर दोबारा इसको रिविज़िट किया है तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हिडन थी। जो लोग, चूँकि इनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की थी कि सारे के तकरीबन घर के जितने अफराद हैं पहले कत्ल हो चुके हैं और एक दूसरे के हाथों ही कत्ल हो चुके हैं। अभी ये जो कातिल है ये द लास्ट वन, मतलब 3 ये भाई थे, तीनों के तीनों मर्डर, इनका बाप भी मर्डर, इनकी वालदा भी मर्डर हुई और ये एक अकेला जो है ना इस फैमिली में रह गया। अभी जो मुलजिम है इस वक्त जिसने मर्डर किया है ये अकेला रह गया है। इसकी जो भाभी है, जो ख़तून है, जो बेसिकली जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इस सारी बुराई की जो जड़ है, वो भी जो है वो इश्तिहारी मुलजिमा थी। हाँ जी, वो थाने मिलत टाउन में जो इसका पहला भाई मर्डर हुआ उस मुकदमे में वो नामजद थी। अभी वो इस मुकदमे में भी नामजद है, फरजाना बीबी, और ये अभी रिमांड पे है हमारे पास, अभी जो गिरफ़्तार हो गए। इसकी इंटरोगेशन हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्दी गिरफ़्तार कर लेते हैं कुछ दिन में। नाज़रीन किराम, आपकी सहूलत के लिए मैं इसकी समरी इस तरह से बयान करूँगा कि थाना लुंडियावाला की हदूद में एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करता है। ईद का दिन होता है, भाई भाई को कत्ल करके फ़रार हो जाता है। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस इस केस को टेकअप करती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान होशरबा इंकशाफात सामने आते हैं। अब उसको अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो कत्ल होने वाला जो भाई है वो भी कातिल था, उसने भी कत्ल किए हुए थे और वो 302 का मुलजिम था। इसकी कातिल की भाभी है और मकतूल की बीवी है जो इस सारे फसाद की जड़ बनी। ये भी एक 302 के कत्ल में पुलिस को मतलूब थी, ये पीओ थी। और जो कातिल है ये इससे पहले भी 302 का भी मुलजिम रहा और मुतअद्दिद डकैती की और दीगर वारदातों में मुलजिम है। तो ये सारा ख़ानदान, इनके जो वालिदैन हैं वो भी तबई मौत नहीं मरे, उनको भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है वो कत्ल किया। ये कत्लो गारत गरी का ऐसा लामुतनाही सिलसिला है जिसको समझाने के लिए मैंने आपको समअप किया है कि एक कत्ल की वारदात परत दर पर खुलती है, पता चलता है कि मकतूल भी कातिल था, कातिल भी कातिल था, जिसकी वजह से कत्ल हुआ वो भी कातिला थी और इनके वालिदैन भी जो हैं वो कत्ल हुए हैं। ये कैसी उलझी हुई गुत्थी थी जिसको पुलिस अभी सुलझाने की कोशिश कर रही है। नासिर भाई बताइएगा कि जो कत्ल होने वाला है ये जो है ये किन किन केसेस में इसने किन किन को मर्डर कर रखा था? तो लास्ट जो है ये इसने अपने वकार को, अपने इसके भाई है वो कराची होता था, तीसरे वाला जो इनका भाई है, सगे भाई को कत्ल किया था ये जो मकतूल है इसने अपनी बहन के ऊपर फायरिंग की थी। तो ये तब फैसलाबाद इलाका थाना मिलत टाउन में ये रहाइश पजीर थे, फरजाना बीबी और अमजद जो है। तो वो भाई कराची से आया इससे यही पूछने की उसको फायरिंग उस पर क्यों की है। तो इन्होंने वकार को वहीं घर में ही उधर कत्ल कर दिया। उसका मुकदमा जो है मिलत टाउन में, और उसी में गिरफ़्तार हो गई, ये जेल गया हुआ था। अभी जेल से रिहा हो के थोड़े दिन पहले ही से पहले आया है और आगे बाकी ये आगे जाके तो इनको आने के बाद इसको पता चला कि मेरी वो बीवी जिसके साथ मिलकर मैंने भाई को मारा था वो अब इसके साथ वो मिक्स हो गई हुई है। नाज़रीन, ईद का दिन जो खुशियों का त्यौहार होता है, थाना लुंडियावाला के एक गांव में
वो कहर बनकर आया। एक सगे भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और वजह थी एक खातून जो एक भाई की बीवी और दूसरे की भाभी थी। मुबैना तौर पर इस बात पे झगड़ा हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है इस फसाद की जड़ बने और फिर जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि इस मकतूल के ऊपर भी जो है वो 302 के मुकदमात थे। ये भी जो है वो पुलिस को ये पहले सज़ा याफ्ता था, 3 साल जेल में गुजार के आया। जब वापस आया तो फिर आके घर में जो है इसकी अपने भाई के साथ लड़ाई हुई है और भाई ने इसको गोली मार दिया। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और इसके कातिल और मकतूल दोनों क्योंकि सगे भाई हैं, उनके मामू मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि अब इस फैमिली में कोई नहीं बचा। इनके वालिद जो हैं वो कत्ल कर दिए गए थे, इनकी वालिदा कत्ल कर दी गई थी। पहले एक भाई कत्ल हुआ, अब दूसरा भाई भी कत्ल हुआ और तीसरा जो है वो कातिल बन के पुलिस की हिरासत में है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, नाम दस्या जी अपना? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जी। अच्छा मजीद भाई दसो कि की मामला होया सारा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਮੇਨ ਮਾਮਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਛੋਟਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, 3 ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਔਰ ਵਾਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕਤਲ ਰੰਗੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ 302 ਦੇ ਮਿਲਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 302 ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, 2 ਫੈਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹੈ ਸੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ? ਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ, अपना भाई मार। हाँ भाई भाई मारता। नाज़रीन किराम, किस कदर उलझी हुई स्टोरी है। ये सादा लो लोग हैं लेकिन कानून पे इनका भरोसा है। डिमांड ये यही करते हैं कि अगर एक शख्स ने जुर्म किया है तो उसे उस जुर्म की करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये किसी भी कानून में, किसी भी अखलाकियात के दायरे में नहीं आता कि एक शख्स जो दरिंदा बन जाए, जो इंसानियत भूल जाए, जो किसी शख्स का कत्ल कर दे। एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर एक सगा भाई जिसका खून सफ़ेद हो गया है, जिसके खून में से रिश्तों की अहमियत, हमीयत ख़त्म हो गई है और वो अपने भाई को मार देता है तो उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद थे। सादा लॉ हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इसलिए बात को मैं सम अप इस तरीके से कर देता हूँ कि इनके कुल मिलाकर 3 भांजे थे, एक वालिदैन की जो सकी औलाद और एक जो उनकी बहन थी। अब एक भाई जो है वो कुछ अर्सा कबल अपने ही सगे भाई को कत्ल करके जेल चला जाता है। जेल में 3 साल गुजारने के बाद वो जब वापस आता है तो फिर उसकी शरीक हयात जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम कर चुकी होती है अपने देवर के साथ। और ये ख़ातून जो है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
कनेक्ट कर चुकी होती है अपने देवर के साथ। ये ऑलरेडी इश्तिहारी मुलज़िमा थी फैसलाबाद में थाना मिलर टाउन की हदूद में एक 302 यानी कत्ल के मुकदमे में। सो फसाद की जड़ यही खातून थी जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अब जो भाई जेल से वापस आता है वो इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है कि ये तुम किस तरफ चल पड़े हो, खुदारा रिश्तों का तकद्दुस पामाल मत करो। इसी ज़िम्न में इसी चीज़ को लेकर दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होती है और एग्जैक्टली ईद उल फितर के दिन जो है वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर देता है और फ़रार हो जाता है। अब यहाँ इस फैमिली में पीछे कोई नहीं बचा जो इस केस की पैरवी कर सके। मामू जो हैं बच्चों के वो मुद्दई मुकदमा हैं, वालिद कत्ल हुआ, वालिदा नहीं रही, एक भाई कत्ल हो चुका है, दूसरा भी कत्ल हुआ, एक कातिल है। ये कत्लो गारतगरी की एक ऐसी दास्तान है जो शायद टीम मुजरिम कौन ने आज से पहले रिपोर्ट नहीं की। एक 302 का केस वो जब खुलता है तो परत दर परत हर परत के नीचे से एक नया कत्ल उभर कर सामने आता है और न जाने ये कत्लो गारतगरी का सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। सारा चक्कर जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। एक खातून जो है वो एक शख्स को उसकी पीठ पीछे, जब वो उसका हस्बैंड जेल में है किसी मुकदमे में, तो अब पीठ पीछे जो है वो उसके छोटे भाई यानी अपने देवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उनको कायम करती है। और जब वो भाई जेल से वापस आता है इनको रोकने की कोशिश करता है तो फिर मुबैना तौर पे जो है ये दोनों देवर और भाभी आपस में साज़बाज होकर उस शख्स को बीच में से हटा देते हैं, उसे कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, कैसी बदकिस्मती है, कैसी बदबख्ती है हमारी सोसाइटी की कि हम जानवरों से भी बदतर ज़िल्लत पे, पस्ती पे उतर आते हैं। जब हम इखलाक से गिरते हैं तो फिर शायद मेयार से गिर जाते हैं, हम इंसानियत के मेयार पे पूरा नहीं उतरते। यही इंसान जो है कहीं चंद पैसों के लिए कत्लो गारतगरी करता है, कहीं अपनी हवस और हिर्स के लिए कत्लो गारतगरी करता है। यहाँ पे खून का रंग जब सफ़ेद हो जाता है तो फिर जज्बे, रिश्ते, इनका तकद्दुस, ये सब चीज़ें पामाल हो जाया करती हैं। और इस केस में भी यही देखने में आया है कि शायद जिसको कहते हैं हम, एक सादा पंजाबी में हम कहते हैं फिटकारा हुआ ख़ानदान था ये, कि जिसमें कोई भी तबई मौत नहीं मरा। वालिद कत्ल हुआ, वालिदा कत्ल हुई, भाई जो ऑलरेडी कत्ल कर चुका था वो भी कत्ल हो गया, ये जो मुलज़िम था ये भी पहले कत्ल कर चुका था। अच्छा नासिर भाई, मुझे यहाँ पे पूछना था, ये शख्स जो है जो अभी कातिल है, मैंने सुना है कि ये पहले 302 के ये भी किसी मुकदमे में मुलविस था। हाँ जी, ये भी वहीं जो इसके बाप का मुकदमा है ना कत्ल वाला, उसमें भी ये भी पहले जेल में रहा है। और इसके भी इसी तरह पहले उन्होंने सुलह के बयान जो है ना, अभी का जो मकतूल है ना, इसी ने करवाया हमें। ये कैसी उलझी हुई डोर है जिसका कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा। और अब जो मुद्दई मुकदमा है, ये जो मुलजिम है इसका मामू है। हाँ जी, अभी इसका मामू जो है ना वो इसका मुद्दई है। ऑफ कैमरा हमारी कुछ बात हुई है तो अभी मेरे ख्याल में इस ख़ानदान को बैकअप करने वाला, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं है। जो हैं वो भी शायद इस कदर डरे हुए हैं या कह लें कि वो बददिल हुए हैं कि वो बड़े फीके दिल से और बड़ी जो है ना वो बुझे हुए दिल से जो है वो इसकी पैरवी करेंगे। तो नासिर भाई, ऐसे जो दरिंदे हैं, मैं इनको दरिंदे ही कहूँगा, ये इंसानियत के म्यार पे पूरा नहीं उतरते किसी भी तरीके से। जिस शख्स के लिए किसी इंसान की और फिर अपने सगे भाई की जान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी नज़र में ना कानून का एहतराम होगा, ना मुल्क व कौम की इज़्ज़त होगी, ना किसी हमसाये का। सोशली वो एक दरिंदा है। ऐसे शख्स को करार वाकई सज़ा देने के लिए अब क्या सफिशेंट और मजबूत केस जो है वो फ़ाइल किया जाएगा या फिर वक्त के साथ धूल पड़ती जाएगी और ये दरिंदे जैसे पहले 2-3 साल जेल में रह के इसका भाई बाहर आ गया था, ये भी कुछ अरसे के बाद बाहर आ जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला। ये जो हमारा कंप्लेनेंट है इसकी, चूँकि इनकी वालदा इसकी बहन थी और ये हम इतने सॉलिड और एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोर्ट में हम सबमिट करवाएंगे। मदई जो है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% अभी, चूँकि ये सामने है, इनकी हिस्ट्री इस तरह की है तो जनून वो इसी तरह के वो थोड़ा खौफ में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसको चलान भी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये 100% सज़ा हो। ये जो कातिल आपकी हिरासत में है, ये कत्ल करने के बाद कहीं रुपोश हो गया था, फ़रार हो गया था,
या फिर जो है ये प्रिटेंड करता रहा कि नहीं मेरा इस मर्डर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे हर मुल्ज़िम ये कहता है कि नहीं जी मेरा नहीं है किसी और का है। ये आपने जो है इसको कहीं दूर से पकड़ा, अरेस्ट किया, एफ़र्ट करनी पड़ी या बड़े आराम से जो है पुलिस के हाथ आ गए? नहीं जी, बिल्कुल इस पे बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ी है। ये बाद अज़ वक़्वा फ़ौरन ये जो उसके साथ जिन लड़कों के साथ ये मुल्तान, शुजाबाद ये डकैतियाँ वगैरह करता रहा है, उन्हीं के पास ये चला गया था। और बड़ी अच्छी हमें लीड मिली है कि जो इसके साथ जेल में रहे हैं, ये 3 मुलज़मान थे, ये इकट्ठे वहाँ से जेल से रिहा हुए हैं आगे पीछे ही। उन्हीं में से एक मुलज़म जो है ना, उसी पे वर्किंग हमने की है और उससे इसको ट्रेस किया है। ट्रेस आउट ये जो वाया जो टेक्निकल्स रहे ना, उनको यूटिलाइज़ करके किया है। लेकिन ये है कि फिर इसको उन्हीं ज़राए के ज़रिए से हमने अपना फिर इन्फॉर्मर हायर किया, जिसके ज़रिए हम इसको लेके अपने रेंज में लेके आए और जो ही आए तो तभी हमने गिरफ़्तार कर लिया है इसको। नासिर भाई, इस केस से हट के एक जनरल आखिरी सवाल है। मैं बहसीयत शुएब अल्ताफ़ या बहसीयत मेंबर टीम मुजरिम कौन या हमारे ऑडियंस की तरफ से ये एक सवाल है कि हम देखते हैं कि जो मुलज़िम एक दफ़ा जेल से होके आ जाता है, 2, 4, 6 माह या इससे ज़्यादा का अरसा गुजारता है, वहाँ पे इनकी दोस्तियाँ ऐसी सॉलिड किस्म की डेवलप होती हैं कि फिर ये इलाका ही नहीं, बैनुल-अज़लाई या बैनुल-सूबाई इनके जो हैं वो गैंग्स डेवलप हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं हो सकता कि जो शख्स भी जेल से बाहर आता है उसको ट्रैक किया जाए, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाए, उसकी जो है मोबाइल एक्टिविटी पे नज़र रखी जाए, किन लोगों के साथ कनेक्ट है, क्या कर रहा है? क्या ऐसा मैकेनिज़्म अगर बन जाए तो बहुत सारी बुराइयों, बहुत सारे जराइम पे काबू नहीं पाया जा सकता? बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इस केस में भी इसी तरह हुआ है ना, ये इतना आसान नहीं था, ये मोबाइल यूज़र नहीं था। अभी ये वहाँ पे जाके इस एरिया में इसकी वो ग्रिप नहीं थी, वो लोग जो इसके बारे में कोई बता नहीं रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। मास है इसके कि ये एक्स रिकॉर्डेड है और वो जो मुलज़मान हैं उनके साथ 100% किसी ना किसी सोर्स से ये लिंक्स में होगा। तो वहीं ये जो मैकेनिज़्म अभी बनाया हुआ है, आईजी पंजाब साहब ने बड़ी इस पे ये जो हर चीज़ जो है वो तकरीबन ऑनलाइन है अभी। मोबाइल्स जहाँ भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहीं से परचेज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल शॉप्स पे होटलाइज्ड है, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, लारी अड्डों पे, तो आप अपना आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। चूँकि एक बाकायदा मुनज़्ज़म निज़ाम, अभी मरबूत निज़ाम के ज़रिए हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, तो इसी वजह से मुलज़मान जो है वो बड़ी जल्दी पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा की पॉइंट आपने बताया है कि अगर पुलिस अपने प्रोफेशनलिज्म से, अपनी पेशा वराना महारत से उन साथियों को ट्रैक ना करती तो शायद ये कभी भी हिरासत में ना आता, किसी के जहन में ना जाता, क्योंकि ये मोबाइल यूज़र भी नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी दूर, जब क्लू ना हो तो फिर कैसे पता चलता? तो ये पुलिस की पेशा वराना महारत है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी फैसलाबाद पुलिस जो है वो पूरे पंजाब में नंबर 1 है। हमने बहुत उलझे हुए केसेस भी जो हैं वो सॉल्व किए हैं। नाज़रीन इकराम, नासिर याकूब भट्ट साहब इंस्पेक्टर पुलिस और लुंडियावाला थाना के SHO हैं, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे सादा अल्फाज में, एक बहुत बड़े दरिया को इन्होंने कूज़े में बंद करके बताया कि कैसे थाना लुंडियावाला के हदूद में भाई को कत्ल करना एक ऐसी उलझी हुई डोर को सुलझाने का बायस बना। ये केस जब खुला तो फिर इसकी परतें सामने आती गई कि कातिल भी कातिल, मकतूल भी कातिल, और फिर उसका पूरा ख़ानदान जो है वो एक ऐसी कत्लगाह की सीरीज़ से होके आया है जिससे कम अज़ कम अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। नाज़रीन, थाना लुंडियावाला में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं एक मर्डर केस की, जिसकी जब तहें खुली तो फिर परत दर परत एक लामुतनाही सिलसिला जो है वो सामने आया। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी की बस हो जाती है, जहाँ पे आके टेक्नोलॉजी हाथ खड़े कर जाती है, वहाँ पे फिर हमारे पुलिस अफसर्स का तजुर्बा बोलता है। और हमारे साथ एक तजुर्बाकार
सब इंस्पेक्टर पुलिस अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, जिनके तजर्बे के बायस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें छुपी हुई थी, जो मख्फी थी, जो सामने नहीं आ सकती थी, वो हमारे इन शानदार अफसरान के तजर्बे ने उनकी परतें खोलीं और इस प्याज को जैसे जैसे छीलते गए नई परतें बाहर आती गई। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ भाई दसना कि एक कित्थों शुरू होया मामला ते किस तरह जड़ा ना एक तो दूसरा दूसरे तो तीसरे सिलसिले की कड़ी आपस च लभदी रही। सर ये लोग चक नंबर 642 गाबे के रशी हैं। इनका कोई फैमिली मैटर चलते हैं। पहले इनका यासीन वालिद कत्ल हुआ है, इसके भाई ने और हमशीरा ने कत्ल किया है उसको। उसके बाद अपना इनका भाई वकार है। अच्छा, ये वालिद और हमशीरा पहले मरहले में कत्ल होते हैं और ये जो मकतूल है अभी ये उनको कत्ल करता है? नहीं, ये नहीं कत्ल करता। अच्छा, ये किया है अपना इसने वकार ने जी। अच्छा वकार वकार अहमद को कत्ल किया, अमजद ने जो इस मुकदमे का मकतूल है सर। जो जिसको अभी कत्ल किया गया है ये कातिल था वकार अहमद बरादरम का जी, ठीक, अपने भाई का, अपने भाई का। फिर अमजद को कत्ल किया है शाहिद इकबाल ने जी, उसी के भाई। उसी के भाई ने। ये इनका फैमिली काम चल रहा है तमाम का तमाम। इन्होंने खुद ही एक दूसरे को कत्ल किया है। ये अब आखिरी शाहिद इकबाल बकाया है जिसने कत्ल किया भाई को ईद के रोज़, जिसको हमने काफ़ी तलाश किया है और तकरीबन 1 माह के बाद इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। भाई ईद का वो दिन होता है जब दूर दराज से काम करने वाले अपने बीवी बच्चों में अपने घर वालों में आए हुए होते हैं, खुशियों का दिन होता है और इस जालिम ने उस खुशियों वाले दिन अपने सगे भाई को मार डाला। वजह क्या थी? वजह इसकी जो अमजद की बीवी थी फरजाना बीबी, इसके उसके साथ को तल्लुकात थे। उन तल्लुकात की वजह से ये इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने अंदर से पिस्टल उठाया और पिस्टल से अपने भाई अमजद को कत्ल कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग कहते हैं, जैसे हमारी किताबें कहती हैं कि ज़मीन पे होने वाले तमाम फितनों में कहीं ना कहीं 3 चीज़ें इन्वॉल्व लाजमी होती हैं, ज़र, जन या ज़मीन। तो फिर यहाँ पे जन जो है, एक ख़ातून जो है वो इस सारे सिलसिले की बुनियाद बनती है और इसी ख़ातून की वजह से 2 भाइयों का आपस में क्लैश होता है और ईद वाले दिन एक भाई जो है वो अपने दूसरे भाई को मर्डर कर देता है। यही वजह? ऐसे ही है जी। और जब ये कत्ल करने के बाद फिर फ़रार हो गया, फिर कैसे कैसे इसको जो है वो ढूंढा गया? कहाँ कहाँ जो है आपको रेड करने पड़े? कहाँ कहाँ जाके जो है वो पता करना पड़ा कि ये शख्स अभी फ़लाँ जगह पे है, अभी फ़लाँ जगह पे चला गया? इसका ज़्यादातर रब्ता था मुल्तान शुजाबाद की तरफ से। उधर इनका लोगों से तल्लक था और वो भी इनके साथ पहले को वारदात वगैरह भी की थी। अच्छा, ये अपने क्रिमिनल दोस्तों से मुल्तान वाली साइड पर आप जी सर राब्ते में था? हाँ, उधर राब्ते में था। फिर आपको जब लीड मिली तो फिर आपने उस तरफ वर्किंग शुरू कर दी? जी, इसके दोस्त का अपना मोबाइल नंबर मिला, उसको SHO साहब ने ट्रैक में लगाया और उसे हासिल किया सब कुछ। फिर इसको हमने ट्रेस करके पकड़ लिया। फिर इसको कितना टाइम लगा? मतलब आपको पता चल गया कि इस भाई ने अपने भाई को मार दिया, उस दिन से उस वक्त से लेके इसको ट्रैक करना, इसकी लोकेशंस, इसकी CDRs, ज़ाहिर है टेक्निकल सोर्सेज अपनी जगह पे, लेकिन आप लोगों के जो अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, आपके एक पुलिस का खबरी नेटवर्क भी होता है कि जो आपने इस्तेमाल करना होता है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए कत्ल से गिरफ्तारी तक कितना टाइम लगा? तकरीबन 25-26 दिन लगे। 25-26 दिन। और जिस तरीके से ये फ़रार हुआ था, जिस तरीके से ये छुपा था, ये तो शायद ये प्लानिंग करके बैठा होगा कि मैंने सारी उम्र पुलिस के हाथ में नहीं आना। ऐसे ही है सर। क्यों बकाया कोई रिश्तेदार भी इसका कोई नहीं बताता था कोई ऐसी बात कि ये कहाँ मिलेगा, कहाँ खुद भी ये सुना है कि ये टेलीफोन इस्तेमाल नहीं नहीं करता जी। ताकि ये ट्रेस आउट ना हो जाए। जिसके पास मोबाइल है ही नहीं था, किसी दोस्त के नंबर से ट्रेस हुआ है सर। लेकिन फिर ये आप लोगों की इंटेलिजेंस है, जहानत है कि आपको इसके दोस्तों का एक क्लू मिला, आपने इनके दोस्तों को ट्रैकिंग पे डाला, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप फिर इसको आप मुल्तान से गिरफ्तार करके लाए? जी सर। और फिर अब ये जब ज़ेर हिरासत है तो दौरान तफ्तीश इसने ये मान गया है कि ये हमारा ख़ानदानी काम है कत्ल गारतगरी? सर इसने मुकम्मल तफ्तीश में बता दिया कि मैंने खुद कत्ल किया, मेरा वालिद भी कत्ल हुआ है, वकार भाई भी कत्ल हुआ है, अमजद मेरे हाथों कत्ल हो गया है और अब इसकी बकाया फरजाना भी जो मुकदमा में इसकी हमराई मुलजमा है उसके अपने खिलाफ भी हम रेड छेड़ कर रहे हैं। वो भी जो है वो 302 की नामजद मुलजिमा है? ये इसी मुकदमा में भी है और वो मिल्लत टाउन में भी इनका मुकदमा है। ये मिल्लत टाउन में PO भी थी शायद? जी सर, उसमें भी वो इश्तिहारी है या गिरफ्तारी बकाया PO है उसमें जी। तो उसको हम तलाश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम 1-2 दिन में। भाई मुझे ये पता चला है कि इनकी वालिदा भी जो है वो तबई मौत नहीं मरी थी, वो भी शायद कत्ल की गई। तमाम के तमाम ही ऐसे ही हुए हैं जी, जितने भी घर के फ़र्द हैं अब जी। ये पूरे अपनी फैमिली में जो है ये अकेला एक शख्स रह गया, बाकी सारे कत्ल हुए हैं। जी सर, ये अकेला ही रह गया सर जी।
और इसकी जो पैरवी करने वाले मामू हैं इसके वो भी शायद वो डरे हुए होंगे, या फिर एक होता है इंसान के जब कहता है कि यार इन्हों का तो काम ही ये है तो असी कितने तक इन्होंने मगर टुरी है, कहीं आप क्या समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे इसकी पैरवी करेंगे या वो डरे हुए हैं? सर वो खौफज़दा हैं इनसे, हम कोशिश कर रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप डरे मत, आप मुकदमा की पैरवी करें। ऐसे नसूर आदमी को सज़ाए मौत के फंदे में लटकाना चाहिए जी। नाज़रीन किराम, अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और बता रहे थे कि एक पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड केस थाना लुंडियावाला में पुलिस के नॉलेज में आता है। अब हज़रिया 15 कॉल ईद वाले दिन की एक सगे भाई ने भाई का कत्ल कर दिया है और फ़रार हो गया है। पुलिस इस केस को टेकअप करती है। पुलिस के इल्म में आता है कि जो मकतूल है वो ऑलरेडी कातिल था, वो कत्ल कर चुका था। जिस खातून के पीछे ये कत्ल हुआ वो खातून भी थाना मिलट टाउन में एक 302 केस की पीओ यानी इश्तिहारी मुलजिमा थी, और ये शख्स जो कातिल है ये भी पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी वालिदा भी मकतूला हैं, वो भी कत्ल की गई, इनके वालिद को भी कत्ल किया गया। इस पूरी फैमिली का नाज़रीन कराम लगता ये है कि फ़ैमिली बिज़नेस है कत्लो गारत गरी, और इस पूरे ख़ानदान में सिर्फ ये एक वाहिद शख्स बचा है जो कि अभी कातिल है और पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जो है इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और पुलिस पुरअज़्म है कि इस कातिल को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद में थाना लुंडियावाला की हदूद में कत्ल का एक ऐसा वाक़या जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। भाई का कातिल था, लेकिन मकतूल भाई भी कोई मासूम शख्स नहीं था, वो भी अपने सगे भाई को कत्ल कर चुका था। जो खातून इन दो भाइयों के दरमियान तनाज़े का बायस बनी, यानी कि मकतूल की बीवी और कातिल की भाभी, ये भी एक कातिला है और फैसलाबाद में थाना मिलट टाउन को ज़ेर दफ़ा 302 मतलूब थी। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये ईद के दिन होने वाला कत्ल जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक भयानक शक्ल थी। जो भाई कत्ल हुआ वो 3 साल जेल में गुजारने के बाद बाहर आया। उसने देखा कि उसका भाई उसी की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए हुए है। उसने दोनों को मना करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाज आने के लिए तैयार नहीं थे। सो साजिश रची गई और ऐन ईद के दिन उस भाई को कत्ल कर दिया गया जिसकी बीवी अपने देवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम कर चुकी थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो मकतूल है ये ऑलरेडी अपने एक भाई को कत्ल कर चुका है। जो बीवी है ये एक कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस थी। अगर बात यहीं तक रहती तो शायद ये केस जो है वो कम पेचीदा होता, लेकिन टीम मुजरिम कौन उस वक़्त हैरान रह गई जब पता चला कि अब इस ख़ानदान में ना तो कोई तबई मौत मरा है और ना ही कोई शख्स ज़िंदा है सिवाय इस कातिल के। इनका बाप कत्ल कर दिया गया, इनकी माँ कत्ल कर दी गई, और ये कत्लो गारत गरी का लामुतनाही सिलसिला कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मुकदमा लड़ने और पैरवी करने वाला कोई नहीं बचा सिवाय इनके मामू के। मामू खुद खौफज़दा हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। दबे दबे लफ्ज़ों में उस सीधे सादे देहाती शख्स ने हमें पूरी स्टोरी तो बताई, लेकिन जो परतें पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में वाक़ की हैं, जो सामने आई हैं, वो लर्ज़ाखेज़ हैं। नाज़रीन किराम, लालच, हिर्स, हवस और तमा ये वो बीमारियां हैं जो रिश्तों का तकद्दुस पामाल करती हैं, खून का रंग सफ़ेद कर देती हैं, और जब खून का रंग सुर्ख ना रहे तो मतलब होता है कि रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है, दरिंदगी की हदूद फलांग ली गई हैं। यहाँ पे रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम लाजमी है, और टीम मुजरिम कौन की दरख्वास्त है कि रिश्तों का तकद्दुस पामाल मत होने दीजिए। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।